इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आई इंस्टाग्राम के ऊपर, और फिर मैंने उसके ऊपर एक स्टोरी की और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज दिए। तो वो रिस्पॉन्सेज यहाँ मेरे पास हैं, उनके ऊपर भी अभी बाद में बात करेंगे वीडियो के अंदर जाके। लेकिन पहले मैं अपनी कुछ थॉट्स जो हैं वो इस टॉपिक के हवाले से शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी एक दोस्त होती थी, वो फोल्गा जर्मन थी। फोल्गा जर्मन्स जो हैं ये वो एथनिक जर्मन्स हैं जो रशिया में एक रिवर है जिसका नाम है फोल्गा रिवर, जो अलोंग द फोल्गा रिवर वहाँ पे सेटल्ड हुए थे एथनिक जर्मन्स। और ये 18th सेंचुरी में जो कैथरीन थी रशिया की जो क्वीन, उन्होंने ये एथनिक जर्मन्स जो हैं वहाँ पे बुलाए थे एज एन इमिग्रेंट्स। ये वहाँ पे गए थे काम करने के लिए। और इसमें ख़ास बात ये थी कि इन जर्मन्स को उसने इजाज़त दी थी क्वीन ने कि वो अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपना जो भी उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो एज इट इज़ रख सकते हैं वहाँ पे, और खुली डुली अपनी आज़ादी के साथ रह सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जर्मन्स जो हैं वो वहाँ पे इमिग्रेट कर गए थे उस वक्त। तो इसलिए उनको फोल्गा जर्मन्स कहते हैं क्योंकि वो सेटल ज़्यादा फोल्गा रिवर के अलोंग हुए थे। मगर जब 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया था तो उस वक्त रशियन गवर्नमेंट सोवियत यूनियन ने इल्ज़ाम लगाया था उन फोल्गा जर्मन्स के ऊपर कि इन्होंने, इनकी सिंपथी जो है वो जर्मनी के साथ है और उन्होंने जर्मनी को हेल्प की है सीक्रेटली, यानी कि हमारी पीठ पे छुरा घोंपा इन्होंने ये हमला करने के लिए रशिया के ऊपर। तो उनका कोई वहाँ पे इमेज बहुत अच्छा नहीं था, और ऑफ कोर्स वो माइनॉरिटी भी थे वहाँ पे। उसके बाद जब सोवियत यूनियन गिरा 1919 में, तो बहुत सारे जो फोल्गा जर्मन्स हैं जो जो प्रूव कर सकता था अपनी आइडेंटिटी, एथनिसिटी कि वो जर्मन्स हैं, जर्मन गवर्नमेंट ने उनको जर्मन सिटीजनशिप जो है वो दे दी। बहुत सारे रशिया से वही फोल्गा जर्मन्स जर्मनी जो है वो दोबारा वापस मूव हो गए, बहुत सारे अमेरिका भी चले गए। तो वो जो मेरी दोस्त थी वो बेसिकली फोल्गा जर्मन थी, और वो सोवियत यूनियन के गिरने के बाद उसकी फैमिली जर्मनी मूव हुई थी। तो उसने ये बताया कि जब वो रशिया में स्कूल जाती थी तो वहाँ पे उसको लोग ताने मारते थे कि तुम जर्मन हो, ठीक है, क्योंकि वो एक एक बुरा कंसिडर होता था। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर में उनका इमेज अच्छा नहीं रहा था, और क्योंकि वो घर में सारे जर्मन बोलते थे, रशियन भी बोलते थे, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस वो बोलते थे, रह वो रशिया में रहे थे लेकिन कल्चरली जो है और वो रिलीजियसली और सब चीज़ें वो जर्मन्स थे, और एथनिकली भी वो जर्मन्स थे। तो जब वो जर्मनी मूव हुए और यहाँ पे स्कूल में जाना शुरू हुए, तो जर्मनी में लोग उसको रशियन कहना शुरू हो गए। तो वो भी उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अपने आप को तो रशियन मानते ही नहीं थे, वो रशिया में रह रहे थे लेकिन वो एथनिकली अपने आप को जर्मन कहते थे क्योंकि वो जर्मन ही थे। तो उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया। अकॉर्डिंग टू हर, उसने ये कहा कि अब उसको समझ नहीं आई कि मैं रशियन हूँ या मैं जर्मन हूँ। जब रशिया में थी तो वो जर्मन कहते थे, जर्मनी में हूँ तो वो रशियन कहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद कौन हो, यानी कि तुम्हारे से अगर कोई पूछा जाए न्यूट्रली, अगर कोई पूछे, तो उसने मुझे कहा कि न्यूट्रली मैं तो जर्मन हूँ। क्योंकि उसने कहा कि हम जर्मन बोलते हैं हमेशा से, जब से रशिया में भी रहते थे। अम, और हमारे सारे ट्रेडिशन भी वही हैं, सारा जो कल्चर था, रिलीजन था, हर चीज़ हुई थी, कम्युनिटी में भी वहाँ जर्मन्स की कम्युनिटी में रहते थे। और यहाँ पे भी जब हम जर्मनी इमिग्रेट हुए और हम छोटे थे तो पेरेंट्स ने हमें रशियन बोलने से बिल्कुल मना कर दिया कि घर में कोई रशियन नहीं बोलेगा, सिर्फ जर्मन बोलेंगे। और हमसे वो जर्मन में बात करते थे ताकि हमारी जर्मन जो है वो बिल्कुल और ज़्यादा बेहतर हो। तो क्योंकि जब वो रशिया में थे तब तो दोनों लैंग्वेजेस चलती थी। तो उसने कहा कि मैं तो जर्मन समझती हूँ अपने आप को, लेकिन ऑफ कोर्स उसके ख्याल में लोग उसको जर्मन नहीं समझते थे, और वो देखने में भी एक ही जैसे लगते हैं, एथनिक जर्मन्स और रशियंस। तो उसको ये इशू था। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है, यानी कि तुम कौन हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो मैंने कहा मेरा कोई मसला नहीं है ना तो मैं फोल्गा रिवर के पास रहा हूँ, ना मैं रशियन हूँ, ना मैं जर्मन हूँ। तो मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं पाकिस्तान में बोर्न एंड रेज्ड हूँ, और एज अ मेजॉरिटी पाकिस्तान में मैं रहा हूँ, और पूरा मेरा फैमिली भी सारी वहीं से, ये ना ही कहीं से इमिग्रेट होके या कुछ इस तरह से आए हैं। और लैंग्वेज भी मेजॉरिटी की बोलता हूँ, जो वर्ल्ड व्यू है वो भी वही मेजॉरिटी वाला है। प्रोविंस भी जो है वो भी सबसे बड़ा है।
हर चीज़ नेटिव है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप पाकिस्तान में एज अ मेजॉरिटी अगर आप ग्रो करें। और ये बात वाकई सही है कि मेरी सारी स्कूलिंग, बॉर्न एंड रेज वहीं पे हुआ, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर इवन जॉब भी वहाँ पे की, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर कॉन्शियस डिसीजन के साथ कि यार एक बाहर दूसरे मुल्क में, फॉरेन कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए या आगे जो भी एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो वो जाना है। तो मुझे तो कोई कभी ऐसा कोई थॉट आया ही नहीं, यानी कि ये मैंने उसको कहा और ये वाकई बात सही थी कि मैं खुद भी सोच रहा था ये कि मेरे जहन में क्यों नहीं आया कभी। तो जब मैंने उसकी कहानी देखी, और इस तरह की बड़ी कहानी है जर्मनी के अंदर, क्योंकि जर्मनी में बहुत जो है ना वो बड़े शहरों में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए हैं इमिग्रेट होके, मुख्तलिफ वेव्स आई हुई हैं इमिग्रेंट्स की, जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद इटालियंस आए, फिर टर्किश आए, फिर ये सोवियत यूनियन गिरा तो फिर सोवियत जो कंट्रीज़ हैं ईस्टर्न यूरोप की, वहाँ से बहुत सारे लोग आए। तो हर किस्म के लोग, हर किस्म की कहानियाँ आपको मिल जाती हैं। तो फिर मैं सोच रहा था, तो मैंने इसको ये कहा कि अगर मुझसे कोई पूछा जाए, अब उसने अपनी कहा कि मेरी तो आइडेंटिटी ये है कि मैं जर्मन हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि वो ये कहते हैं, मुझे ये लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसको कहा कि जब मैंने सोचा कि मैं क्या इसका अपना उसको जवाब दूँ, उसको क्या कहूँ, तो मैंने कहा कि यार इतने सालों अब यहाँ रहने के बाद और इतना कुछ देख लेने के बाद, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा कि मैंने यही कहा, या मैं यही कहूँगा अभी भी आप लोगों को भी, कि मेरी क्या आइडेंटिटी है फिर। तो मेरी आइडेंटिटी जो मैंने उसको कही वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि मैं अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग कहता हूँ, एक इंसान कहता हूँ। और बड़ी सिंपल है यार ये आइडेंटिटी, और यही आइडेंटिटी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि सब इंसान ही है, इसमें कोई इतनी जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं है, और मैं वाकई में ये कह रहा हूँ कि मैं वाकई अपनी आइडेंटिटी जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग समझता हूँ, एक इंसान समझता हूँ, क्योंकि सभी इंसान हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि देखें, एक तो होता है ना कि आपकी जो बर्थ प्लेस होती है या जहाँ पे आप बॉर्न एंड रेज्ड होते हैं, वहाँ पे आपकी एक ख़ास अफेक्शन होती है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो सही है, वो सारी बातें कि आपको वो प्ले ग्राउंड्स या वो जगहें या वो माहौल या वो लैंग्वेज आप जैसे कह लें, जैसे हम इस लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं इस वक्त, या वो खाने या वो सारा एनवायरनमेंट, मौसम, उसके साथ आपकी एक एफिलिएशन होती है। ये बिल्कुल सही बात है और ये सबकी होती है और होनी भी चाहिए, और इसके साथ एक एफिलिएशन होनी चाहिए। मगर आप अगर ये कह लें कि बस वही अब इंसान की आइडेंटिटी है जो वो थी उस वक्त, और अब वो कभी ज़िंदगी में उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है। उसको मैं क्या कहता हूँ कि उसको मैं एक फेज़ ऑफ लाइफ कंसिडर करता हूँ कि वो उस वक्त की एक फेज़ ऑफ लाइफ थी जो बड़ी ज़बरदस्त और आइडियल गुजरी, फिर उसके बाद एक और फेज़ ऑफ लाइफ आई, फिर एक और आई, अभी ये आई हुई है, ये आई हुई है, उसके बाद फिर कोई और आएगी, उसके बाद फिर कोई और आएगी, फिर कोई और आएगी। और हर चीज़ का अपने अपने टाइम के ऊपर अपना एक चार्म होता है, अपना एक मज़ा होता है। लेकिन उसको अगर आप इस तरह से पकड़ के बैठ जाएं, तो फिर तो आप ज़िंदगी में कभी भी कहीं प्रोग्रेस नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ कर ही नहीं सकते आप ज़िंदगी में, अगर उसको आप अपने ऊपर तारी कर लें। तो ये सारी चीज़ें होना, इनके लिए प्यार मोहब्बत होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बैठ के पकड़ के अपनी आइडेंटिटी बना के इसके ऊपर रोते रहना, ये जो है ना मुझसे इस तरह से मुझसे सोचा ही नहीं जा सकता। तो मैंने उसको ये कहा। दूसरा, जैसे मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जर्मनी के अंदर जो है वो कोई भी यहाँ पे तो बुरा समझा जाता है, बल्कि लोग शर्म महसूस करते हैं कि अगर वो अपने आप को नेशनलिस्ट कहें जर्मनी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इनकी क्या हिस्ट्री, जो जब नेशनलिस्ट ये थे या जो पावर में आए थे तो क्या किया था उन्होंने। तो इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई अपने आप को ओवरली उछल उछल के ये नहीं कहता कि ओ मैं नेशनलिस्ट, जैसा कि हमारे मुल्कों में बड़ा ज़बरदस्त ये कंसिडर किया जाता है कि जो जितना ज़्यादा ऊंचा गाएगा वही उतना अच्छा कंसिडर होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई, चाहे वो सोचते भी हों अंदर से कि हम हैं, लेकिन कोई भी, हालांकि ये चाहें तो ये अपने आप को बड़ी आसानी से नेशनलिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के लोग इनके पास जो है ना वो आने के लिए बैठे होते हैं और आते भी हैं, और इमिग्रेंट होके आ भी रहे हैं, इतने सारे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर, नॉन स्किल्ड वर्कर जर्मनी के अंदर रह रहे हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि यार देखो, हाँ हमारा मुल्क ये है वो। मोस्टली मैंने यहाँ पे यही देखा है कि जो
फुटबॉल के इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका यूरो कप हो रहा है या वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ऐसे कुछ ओकेजन्स होते हैं, या जो यूनिटी डे होता है इनका 3 अक्टूबर को जो होता है, रीयूनिफिकेशन डे, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जब मिले थे, उसमें उन्होंने आपको झंडे नज़र आते हैं। झंडे भी नहीं लगाते इतने जैसे अमेरिका वगैरह में या बाकी मुल्कों में होता है। झंडे भी आपको बहुत ही कम नज़र आते हैं कि लोगों ने लगाए होते हैं। इन दिनों में शर्ट्स भी पहन लेते हैं अपने मुल्क की, झंडे भी लगा लेते हैं फुटबॉल के सिर्फ दिनों में। और वो तो एक एफिलिएशन नेचुरली होती है। जैसे अगर आप देखेंगे, आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बेशक पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश, इंडिया से, कहीं से भी, किसी मुल्क से भी हैं, आप जर्मनी में पढ़ रहे हैं, आप किसी बाहर ग्राउंड में, बाहर में कहीं मैच देखने गए हैं, फुटबॉल का मैच हो रहा है जर्मनी और इटली का, तो आप नेचुरली ये कहेंगे यार चलो मैं जर्मनी की साइड भी, क्योंकि आप एक मुल्क में रह रहे हैं तो आपकी उसके साथ एफिलिएशन हो जाती है। तो ऑफकोर्स जिस मुल्क में आप बॉर्न एंड रेज्ड हैं, सारी ज़िंदगी आपने गुजारी है, तो उसके साथ तो आपकी एक ख़ास एफिलिएशन होती है। और ये कोई गलत ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन इसको एक वो ज़िंदगी मौत का मसला बना लेना कि बस ये अब मेरी आइडेंटिटी, इसीलिए मैं कभी मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये क्वेश्चन है ही बड़ा इररेलेवेंट। ये बहुत सारे लोग होते हैं ABCD जिनको कहते हैं, ये एक टर्म है देसी लोगों के लिए, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीस, ये कहते हैं ABCD टर्म। और उन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि यार वो देसी लोग जो बाहर, अमेरिका का तो इसमें खैर नाम ही है, बाकी किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो वहाँ पे बॉर्न एंड रेज्ड हैं, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारा अब ये कल्चर है, बाहर ये कल्चर है, ये हो रहा है, वो है, हमारी लैंग्वेज ये वो है, सारा कुछ मिक्स है, अब क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही किधर जाएं। तो उसमें भी मैं आपको ये बताऊं कि जो ये ABCD भी जो होते हैं ना, वो भी सारे कंफ्यूज नहीं होते, उसमें भी वही कंफ्यूज होता है जिनकी अपब्रिंगिंग जो है ना वो ऐसे हुई होती है कि घर में उनको बिल्कुल ही कोई और कहानियाँ सुनाई जा रही होती हैं, और जैसे ही वो अपने अपने घरों से बाहर एक कदम रखते हैं, स्कूल जाते हैं या बाहर लोगों से मिलते हैं, वहाँ बाहर एक अलग ही दुनिया जा रही होती है। और ऐसा आप अगर किसी बच्चे को एटमॉस्फेयर देंगे तो वो तो ऑफ कोर्स उसका तो जो है वो दिमाग खिसकेगा ही ना, फिर वो तो कंफ्यूज होगा ही। उसमें भी आप जो लोग यहाँ पे बॉर्न एंड रेज होते हैं, उनमें भी अगर आप उनको इस तरीके से समझाएं पूरी सोसाइटी के बारे में, अपने आप उसको पास्ट के बारे में, उनकी एक स्पेशल आइडेंटिटी के बारे में, क्योंकि उनकी भी एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है इस लिहाज से। आइडेंटिटी अगर आप ये इसको एक आइडेंटिटी क्लेम करना चाहते हैं कि सिचुएशन, बल्कि आप उनको कहें आइडेंटिटी ना कहें, कि उनकी एक यूनिक सिचुएशन होती है, उनका एक यूनिक प्रोफाइल होता है कि वो इस सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में उस मुल्क में पैदा हो रहे होते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स बेसिकली वहाँ पे नहीं बॉर्न एंड रेज्ड होते। तो ये एक यूनिक प्रोफाइल उनका बनता है। तो उनको अगर इस तरह से समझाया जाए उसको और बताया जाए सारी तरीके से, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते। और ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन बॉर्न एंड रेज्ड देसीज होते हैं जो बिल्कुल सेन और बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं उनको होते। लेकिन ऑफ कोर्स वो उनकी अपब्रिंगिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मुझे तो क्योंकि कभी ये कोई इशू हुआ ही नहीं, कि मेरी तो प्रॉपर एक पूरे ज़िंदगी एक मुल्क के अंदर गुजरी, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक प्लान्ड कॉन्शियस डिसीजन के साथ मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने क्यों इन चीज़ों के ऊपर सोचना है। मेरे लिए तो ये वाकई मैं आपको बताऊँ इररेलेवेंट है। ये जब मुझे क्वेश्चन भी ये काफ़ी ज़्यादा आया, और कभी कभार ये मेरी नज़र से भी गुजरता है कि लोग इस पर पूछ रहे होते हैं या इस पर बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो कई मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, कई मुख्तलिफ उनकी सोचें होती हैं। फिर मेरे जहन में ये आया कि कौन से लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता होगा या उनके जहनों में ये बात आती होगी आइडेंटिटी क्राइसिस की। तो मुझे ये लगता है कि दो किस्म के लोग हैं जो इस क्वेश्चन के ऊपर सोचते होंगे या बात करते होंगे या बात सुनना चाहते होंगे या बात करना चाहते होंगे। एक तो वो जो लोनर टाइप आप कह लें, या जो डिप्रेशन में होंगे होते होंगे उस वक़्त, या वो किसी बैड पैच से गुजर रहे होंगे ज़िंदगी के, या उनको कोई ब्रेकअप हुआ होगा या कोई डिवोर्स हुई होगी या कोई अब जैसे जर्मनी का एक बड़ा स्पेशल केस है कि जर्मनी में वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, या लैंग्वेज एक बड़ा पंगा क्रिएट करती है। ये एक फ़र्क है बाकी वेस्टर्न मुल्कों से जहाँ पे लोग जाते हैं देसी, कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो जर्मनी में ख़ास एक केस ये है कि यहाँ पे जर्मन होती है, और जर्मन अगर आप ना सीखें या समझें सिर्फ, तो आप काफ़ी जल्दी सोशल आइसोलेशन में जा सकते हैं, क्योंकि फिर आप खुद ब खुद ही कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं।
और फिर इवेंचुअली फिर आपको इस तरह का ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी हो सकती है लोगों की जो किसी भी बड़े लाइफ चेंजिंग एज की वजह से या करियर चेंज भी हो उसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन में चले जाएं कि वो सोचें यार मेरी, या कोई उनका लव वन दुनिया से चला जाए कि यार अब मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं करूँ क्या, मैं ये क्या क्यों, मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही ज़बान, ये वेदर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, खाना जॉब ढूंढने के तरीके डिफरेंट है, लोगों से इंटरेक्ट करने, वो इसमें जा सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यार हम फिलोसॉफिकली या इंटेलेक्चुअली इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करें, कि हमें इंटरेस्ट है कि हम देखें कि यार लोग क्या कहते हैं जो बाहर हैं, वैसे ही एज एन एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो मैं जो हूँ वो इस तरह से इंटरेस्टेड हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि इस पे लोगों के व्यूज़ सुनूँ, इस पे मैं अपनी एक व्यू दे दूँ, ओपिनियन दे दूँ, बात कर लूँ। लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको रियली बताऊँ कि मेरे लिए ये कभी इशू था ही नहीं। जैसे मैं आपको बहुत सारे पहले टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात की, पहले एक्सपैक्ट डिप्रेशन के ऊपर, उससे पहले वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर वगैरह, ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने सुनी भी नहीं थी। और ये जो टर्मिनोलॉजी थी ये कभी ना इसके ऊपर ध्यान गया ना कभी सोचा। अगर किसी ने कह दिया, किसी से बात हो गई कि उनको ये हुई है प्रॉब्लम या उन्होंने खुद शेयर किया, तो तब मैंने भी सोच लिया कि हाँ यार ये इनका ये होता होगा इशू। तो मेरे लिए तो कोई एज सच ये इशू रहा ही नहीं कभी। लेकिन बाद में अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए, और जिसकी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि इस पर बात हो, फिर इस बात से आगे आप लोगों के क्वेश्चंस निकलें, या मैं आपको अगर इसके थ्रू कुछ क्लियर कर सकूं कि यार इट्स बेसिकली ये सिर्फ जो है आपके अपने माइंड के अंदर की गेम है कि आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है। लोग, आप ये भी तो देख सकते हैं कि अगर आपके दो जगह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो आप उसको एज अ यूनिक प्रोफाइल क्यों नहीं लेते आप, या आप अगर मुख्तलिफ मुल्कों में रहे भी हैं फॉर एग्जांपल, तो आप हर जगह से उसकी बेस्ट क्यों नहीं लेते। आप यही क्यों कहते हैं कि मैंने अब एक जो मेरी जगह है मैंने उसी को ही पकड़ के बैठे रहना और बाकी मैंने बिल्कुल हिलना नहीं है या चेंज नहीं होना। यानी आप इस डायरेक्शन में भी तो इसको सोच सकते हैं कि वाई नॉट गेन द बेस्ट आउट ऑफ जो भी सिचुएशंस में आप रहे हैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही को अच्छा कहें, एक ही को बुरा कहें। और देखिए यार, मैं यही बात, एक और भी मैं बात सोच रहा था कि ज़िंदगी में अगर आप बेसिकली कितने साल की उम्र में आपको थोड़ा होश आता है, इन अ सेंस कि आपको दुनिया की चीज़ों के बारे में हल्का हल्का ज़्यादा पता लगना शुरू कर हो जाता है, पॉलिटिक्स के ऊपर, ये वो, वर्ल्ड व्यू, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, ये वो। 19-20 साल की उम्र में मैक्सिमम, ठीक है आप ये कह लें, कुछ लोगों को इससे पहले भी हो जाएगा, लेकिन मोस्टली 19-20, बहुत सारों को तो इतनी उम्र में भी पता लगता है। और आप कितनी देर तक बहुत ज़्यादा फिट होते हैं ज़िंदगी में, आप लगा लें 60, चले 60 को भी ऊपर कर लें, 70 लगा लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिंदा कब तक रहते हैं, मैं कह रहा हूँ फिजिकली एक्टिव और फिट कब तक होते हैं। एवरेज की बात करूँ, लगा लें 70, ठीक है। 20 से 70 का ये 50 साल का पीरियड होता है, 5 डेकेड्स की सारी गेम है, जिसके अंदर लोगों ने इतनी ज़्यादा जो है वो टर्मिनोलॉजीज और इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई। अब आप अगर अपनी आइडेंटिटी कोई बना भी लेते हैं, उसके अंदर आपकी सब आइडेंटिटी निकल आएगी, उसके अंदर डबल सब आइडेंटिटी निकल आएगी, उसके अंदर फिर पता नहीं कितनी और आइडेंटिटीज निकल आएंगी। तो इट्स प्रीटी सिंपल कि जस्ट आप अपने आप को कहो कि मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ, सब इंसानों को इक्वल समझता हूँ, और बाकी आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है आप उसको रखो, जो आपको खाने पसंद है आप उसको रखो, एज अ शौक रखो, जो आपकी जगह जहाँ पे आप बॉर्न एंड रेज, जो आपके स्कूल कॉलेज वटेवर, उनको प्यार करो ना करो, उससे तो कोई यानी कि फ़र्क नहीं है। और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हम हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ये थे तो हमारी, यार एंसेस्टर्स में भी मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि एंसेस्टर्स में भी आप कितने पीछे जाना चाहते हो। 2 नस्लों में पीछे जाना चाहते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 नस्लों तक पीछे जाना चाहते हो उन एंसेस्टर्स की। हर तो 50-60 साल बाद हर जनरेशन तो चेंज हो रही होती जैसे वो रह रहे होते। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिए कि वो लोग जिनकी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जनरेशन बॉर्न हो रही है, बॉर्न एंड रेज हो रही है, वो तो खुद ही बच्चे अपने पेरेंट्स से जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पैदा होकर ही डिफरेंट हो गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो यहाँ पे पैदा ही नहीं हुए, तो वो तो यहीं से ही चेंज शुरू हो गया। फिर आगे उनके बच्चे, फिर वो उससे भी ज़्यादा चेंज होंगे, उनकी लाइफस्टाइल भी, उनकी जनरेशन उससे भी ज़्यादा चेंज होगी। आप खुद ही लगा लो अपनी भी फैमिलीज़ में, अगर आप देखो
तो आज से 100 साल पहले जो उनका लाइफस्टाइल था, क्या आप आज उसी लाइफस्टाइल में जी रहे हो? बेशक आप अपने ही मुल्कों में रह रहे हो, तो आप इस हिसाब से भी देखो। और एंसेस्टर्स का अगर आपने देखना ही है तो आप कितना पीछे जाओगे, 2-2.5 लाख साल पीछे जाओगे। जब पहली दफ़ा होमोसेपियंस आए, या फिर पूरे एंसेस्टर्स पे चले जाओ तो पता नहीं क्या, उस वक्त तो इंसान जो है वो केवमैन था और टूल्स बना रहा था और पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहा था। तो फिर आप उन एंसेस्टर्स को उसको बना लो फिर आइडेंटिटी। उसमें भी लोग आइडेंटिटी अपनी मनपसंद की चूज़ करते हैं, 1 जनरेशन पुरानी या 2 जनरेशन पुरानी, इतना ही बस गैप रखते हैं। तो मैं ये सारी बातें इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक वाकई इररेलेवेंट है, यानी इसका कोई बनती नहीं है। मुझे तो आज तक कभी इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई कि ये आपको बनानी चाहिए कोई आइडेंटिटी और आपकी एक होनी चाहिए आइडेंटिटी, या मेरी आइडेंटिटी में क्राइसिस में चला गया हूँ, कहीं इधर उधर निकलने वाली है। भाई होती ही नहीं है ये चीज़, सब इंसान है, सबको इंसान समझो तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी देखते हैं, वीडियो नहीं तो और लंबी हो जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। जैसे मेरा हमेशा मोनोलॉग होता है, मैं 50-60 मिनट और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कमेंट्स आपको बताता हूँ जो मैंने स्टोरी की थी इसके ऊपर, उस पर क्या आप लोगों ने शेयर किए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। It was a valid question, and many of us go through a similar train of thoughts. I think part of evolution is breaking previously established beliefs and values and adopting new ones. ये बड़ी अच्छी बात की है. During this process, we do question our identity sometimes, but it's totally natural to think this way. यही मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई हर्ज नहीं है, और शायद आपको अभी लग रहा हो कि मैं ये बातें कह रहा इसलिए हूँ कि जो नया नया आया हो वो ये शायद ना सोच रहे हो इस तरह से। तो ये भी, मैं भी ऐसे ही था। ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजर के आगे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब बस मैं एक फाइनल स्टेज पे पहुंच गया हूँ, लेकिन अगर मैं आज से 5 या 6-7 साल पहले इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था तो मैं शायद और तरीके से बात कर रहा होता। लेकिन अब मैं जो हूँ वो एक को और तरीके से बात करूँ। जब जब आपका दुनिया के सामने एक्सपोजर होता है, आपका इंटरेक्शन होता है, तो फिर आप सब लोगों की अक्रॉस द बोर्ड इंसानों की जो है वो एज ह्यूमंस उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर आप इरिस्पेक्टिव, फिर आप ऊपर हो जाते हो सारी चीज़ों से कि वो अच्छा इस ग्रुप से है, या वो उस मुल्क से है, या वो उस वर्ल्ड व्यू से, या वो उस रिलीजन से। फिर आप ये चीज़ें नहीं सोचते। तो ये टाइम भी आ जाएगा आपका। During this process, we do question our identity something. अच्छा, the best way to see the situation is to analyze if we are evolving for better or worse. ये सबसे अच्छी बात उन्होंने की है. I do have similar questions popping in my head, but then I think it's an opportunity for me to build new beliefs without crushing all of my previously held beliefs and values. ये भी बड़ी सही बात की है कि यार आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ले रहे, कि अगर आप किसी बाहर मुल्कों में जाके पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी इंजॉय करो, बजाय इसके कि आप डिफरेंसेस ही ढूंढते रहो दूसरों के साथ कि वो तो ऐसे करते हैं, मैं तो ऐसे करता हूँ। यार इंसान तो दुनिया में इतनी तरह की हैं और वो मुख्तलिफ रहेंगे, और उनके मुख्तलिफ होना ही जो है दैट्स ऑल्सो अ ब्यूटी, कि लोग मुख्तलिफ हैं येट क्योंकि उनको लैंग्वेजेस आती हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप एक दूसरे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप एक दूसरे को बात समझा सकते हो, एक दूसरे को अपने डिफरेंसेस बता सकते हो, और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग अपनी शो कर सकते हो। तो जैसे उन्होंने क्या बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि अपने पुराने जो आपके बिलीफ्स हैं आप उनको भी साथ लेके चलो। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि किसी को, अगर आपने ये कहा कि मेरी आइडेंटिटी इंसान है, एज ए ह्यूमन बीइंग है, तो आप सब कुछ भूल भुला गए अपना। इट्स नॉट लाइक दैट। जो उन्होंने बात की एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप अपने पुराने रख के और नई चीज़ें सीख सकते हो। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड that we get to be in such a privileged situation. I'd say it's a great process to go through. ज़बरदस्त excellent comment है ये कि it's a blessing यार कि इतनी ज़्यादा opportunities मिल रही हैं। कितने लोग हैं, मैं हमेशा, मुझे याद है कि यही क्वेश्चन मुझे आते रहते थे। वो जो एक ग्रुप भी था पाकिस्तान का, स्टडी इन लाइफ इन जर्मनी, शायद अभी भी होता है, कि उसमें यही क्वेश्चन लोग कर रहे थे, एडमिशन हो गया, ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे नहीं है, या मैंने आना है, मेरे पास ये डिग्री है, मास्टर्स है, ये है, वो है, एमफिल है, पीएचडी है, मगर ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं है। इतने तो लोग सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसों की वजह से बाहर मुल्क नहीं जा सकते, या स्टडी फीस की वजह से और रीजंस की वजह से। तो जो लोग यहाँ पे हैं वो भी बजाय इसके कि वो यहाँ पे इन चीज़ों को फुली अवेल करें, यूटिलाइज करें, अपने आप को डेवलप करें, वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। सारे नहीं, कुछ लोग कि यार अब मैं तो इनसे डिफरेंट हूँ, मुझे क्राइसिस हो गया। तो आई थिंक आई रियली लाइक दिस कॉमेंट। दूसरा कॉमेंट क्या आया था, I am new here and I remind myself every day about my identity as I don't want to become what I'm not. यार ये बड़ी अजीब सी बात है कि आई एम न्यू हियर एंड आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी डे अबाउट माई आइडेंटिटी। ये वही बात है कि मैं रोज़ सुबह उठूँ यहाँ पे जर्मनी में और मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे रिमाइंड कराना है अपने आप को कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। मैंने रिमाइंड कराना है कि यार मैं नेटिव लैंग्वेज उर्दू बोलता हूँ या पंजाबी बोलता हूँ।
मैंने अपने आप को रिमाइंड कराना है यार कि मैं जो हूँ वो इस टाउन में जो है वो इस शहर में पैदा हुआ था, मैं इस स्कूल में गया था, इस कॉलेज में गया था। बट यार इसमें रिमाइंड कराने वाली क्या बात है? इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रह चुका है। अब जो आप जिस ज़िंदगी में रह रहे हो वो भी एक रियल, इसको भी एक रियल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझो। ये मत समझो कि ये एक कोई ख्वाब चल रहा है या ये कोई एक ट्रांजिशन फेज चल रही है। ये ज़िंदगी का जो आपका टाइम है, चाहे आप 2 साल भी रह रहे हो, ये वापस नहीं आएगा। ये इसके बाद जो है वो आगे जाएगी ज़िंदगी। तो इसमें रिमाइंड कराने वाली क्या बात है? एज आई डोंट वॉन्ट टू बिकम वट आई एम नॉट। कोई कह भी नहीं रहा आपको कि भाई आपने कुछ बनना है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैंने कभी नहीं, मेरी जो पहली वीडियो थी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन जर्मनी वाली, उसमें भी मैंने यही कहा था कि यार आप ना जिस भी मुल्क में रहो या उसके कल्चर को आप और हिस्ट्री को पढ़ो और सीखो और उसको उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। वो बनने की मत कोशिश करो, सिर्फ ये अपने अंदर टॉलरेंस ही ले आओ कि दूसरे का डिफरेंट व्यू भी हो सकता है और उसको रिस्पेक्ट कर दो, चाहे आपको उसको पसंद हो ना हो, फॉलो करो ना करो। तो यू विल नॉट बिकम एनी थिंग भाई। अगर आप जो हो आप वही रहोगे। जब तक आप सोच रहे हो इस तरह कि मैं पता नहीं, अगर मैं अपने आप को रिमाइंड नहीं कराई अपनी आइडेंटिटी तो मैं कल को कोई चेंज नहीं हो। इतने आसान होता है आपके ख्याल में लोगों का चेंज होना? लोग यार एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते सीखते 10 साल लगा लेते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं कहीं कुछ और ना बन जाऊँ? तो आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। आइडेंटिटी आपकी जो थी, जिसको भी आप आइडेंटिटी कहते हैं, वो वैसी ही रहेगी जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट रही है। अब जो आपकी ज़िंदगी है उसको एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। अच्छा, माइनॉरिटी ग्रुप्स स्टे मोर क्लोजर टू देयर आइडेंटिटी। कल्चरल एक्सचेंज डजंट मीन आइडेंटिटी क्राइसिस। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, सेकेंड पार्ट, कल्चरल एक्सचेंज डजंट मीन आइडेंटिटी क्राइसिस। ये बात भी सही है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं, क्योंकि उन थोड़ा डरते हैं वो, उनको क्योंकि वो कम जो होते हैं तो उनको यही लगता है कि यार अपने अपने ग्रुप में रहो ताकि कभी मुसीबत वगैरह आए तो हेल्प ले लें। लेकिन ठीक है, अभी उसके हिसाब से भी लाइफ पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं अब ज़िंदगी के। तो बात ये सही है, मगर मैं ज़रूरी नहीं है मैं ये कहूँगा कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स में ही आपको बंद के और उसी में जम के रहना चाहिए। आपको जो है वो हर तरह की मिक्सिंग करनी चाहिए। मगर इट्स ऑल्सो नो हार्म टू लिव इन अ माइनॉरिटी ग्रुप, मैं ये भी नहीं कह रहा। और कल ये अच्छी बात जो उन्होंने की है कि कल्चरल एक्सचेंज डजंट मीन आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, कि आप कुछ अपने कल्चर का डालो, कुछ यहाँ से लो, इट्स जस्ट अ मिक्स। एक्सचेंज करो उसको ताकि आपकी लाइफ इंप्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके। उसमें कोई क्राइसिस में जाने वाली बात नहीं है। ये पता है कि हमारे ऑफिस में एक औरत काम करती थी, जर्मन थी वो। उसके मियाँ को, वो एक गवर्नमेंट में जॉब में काम करता था, उसको सऊदी अरेबिया में उन्होंने भेजा, जो जर्मन एम्बेसी थी वहाँ पे। और वहाँ पे उसने 1 या 2 साल रहना था। तो मेरा एक और जर्मन कॉलीग बार बार उसको कह रहा था कि वहाँ जाके बहुत सारे बच्चे पैदा करना, यानी कि 3 4 5, नहीं तो वहाँ तुम अकेली हो जाओगी, वहाँ पे अपना ग्रुप बना लेना, अपनी कम्युनिटी बना लेना। इतना फटू वो था, इस तरह के वो व्यूज़ उसको उसको सजेशन दे रहे थे कि हालांकि वहाँ पे जहाँ उन्होंने रहना था वो एक डिप्लोमेटिक इंक्लेव था, और वहाँ पे सारे, वहाँ पे और भी ज़्यादा जो जर्मन उनकी एम्प्लॉयज़ थे सऊदी में, जो उनकी एम्बेसी थी वहाँ काम, वहाँ उन्होंने रहना था वहाँ, और उनके लोगों के जर्मन बच्चे थे। फिर बाकी यूरोपियन मुल्क जो थे उनके फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे। तो कोई वहाँ पे किसी ने अकेला नहीं रह जाना था अगर उसका एक भी बच्चा होता या 2 भी बच्चे होते। लेकिन वो उस माइंड सेट के साथ उसको कह रहे थे कि वहाँ जाओगी तो वो, वरना अकेले तुम 2 और एक बच्चा हुआ तो 3 4 5 6 बच्चे पैदा करना, इस वजह से कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ। तो इट डजेंट मैटर, ये आई मीन फजूल ही वो बात कर रहा था। अच्छा, अगला कमेंट, आई ऑल्सो हैव अ स्लाइट कंसर्न दैट आफ्टर मूविंग टू जर्मनी आई हैव डिफिकल्टी प्रैक्टिसिंग माई रिलीजन। एंड आगे पता नहीं, आगे कटा हुआ है आपका कमेंट। भाई पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हर किस्म के रिलीजन के लोग जर्मनी में रहते हैं, काफ़ी सारे रिलीजन्स के, स्पेशली बड़े शहरों में। और कोई भी आपको नहीं रोकता, जो मर्जी रिलीजन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें आपको डरने की कोई या कंसर्न की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि रियलिटी यही है कि जो इनकी अपने रिलीजन्स यहाँ पे हैं या जो रहे हैं, या जो इनकी अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स उसके अलावा अगर कोई हो तो उसको लोग इन जनरल अच्छा नहीं समझते। और वो जिस तरह हर मुल्क में होता है कि जो प्रिडोमिनेंट रिलीजन होता है उसके खिलाफ जो भी होता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी मना कोई नहीं आपको करता कोई रिलीजन प्रैक्टिस करने से, तो वो आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, एक और कमेंट है, एक दो और हैं या 2 3 हैं आई थिंक। I know it's not that long time to conclude something, but still I'll share what I'm feeling. I'm not really accepting that I've come to Germany and I've built my career here. I know that I can do many things here as there are a lot of opportunities here, and I know I've somewhat potential to do so. But again,
When I try to concentrate on studies, this thought comes in my mind that what I'm missing back home and the person I used to be back home, this thing is affecting my studies in the worst way possible. I come from a well established family and I'm really attached to my family. Also, I'm aware that I have to sacrifice the comfort zone to achieve something here, but still I can't help it. I'm afraid that I'll lose myself, old me, once I accept that I'm here and get involved in this environment. I've been following you before coming to Germany and I do get motivated from your videos, but I still get stuck. थैंक यू सबसे पहले तो मोटिवेट होने के लिए मेरी वीडियोस को अगर आपको हेल्प कर सकती हैं किसी भी तरीके से। दूसरा ये कि यार आपने ये कहा है कि मैं वो पुराना ओल्ड मी, आई एम अफ्रेड दैट आई लूज माई सेल्फ ओल्ड मी वंस आई एक्सेप्ट दैट आई एम हियर एंड गेट इन्वॉल्व इन दिस एनवायरनमेंट। यार आप ये क्यों नहीं देखते कि जो आपका जो जो प्रेजेंट सेल्फ नाउ है, ये तो अच्छी बात है कि वो ओल्ड मी से डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं तो इस बात पे खुशी महसूस करता हूँ कि मैं ओल्ड मी से अभी बेहतर हूँ। ऑल्दो ऐसा भी नहीं था कि मैं पहले कोई बिल्कुल ही गया गुजरा था, लेकिन मैं ऑफ कोर्स अभी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा हद तक टॉलरेंस आ जाती है। आप लोगों के हवाले से देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको दूसरे लोगों का व्यू पॉइंट सुनने में आप टॉलरेंट हो जाते हैं, उनको एक्सेप्ट करने में, लोगों को आप अजीब नहीं समझते अगर वो आपकी तरह ना हो, आपकी लैंग्वेज ना बोलते हो, आपकी तरह दिखते ना हो। इवन आप अगर एनिमल राइट्स का भी ले लें, तो मैं तो पहले भी था कि जो है वो जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आने में और ज़्यादा, जर्मनी में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे तो जो एनिमल राइट्स हैं वो और भी ज़्यादा ऊपर है, तो उसमें आपको डेवलपमेंट आ जाती है, आप उनकी तरफ ज़्यादा और आपकी अफेक्शन हो जाती है, उनके लिए आपकी इमोशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंसानों के लिए बढ़ जाते हैं, जानवरों के लिए बढ़ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के सोचने का तरीका बदल जाता है। ये सारी डेवलपमेंटल चेंजेस आपके अंदर आ रही होती हैं। आप पढ़ाई कर लेते हैं, एक डिग्री आपके पास आ जाती है, आप जॉब एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जॉब एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास। पहले आपके पास पैसे कम होते हैं, यहाँ पे पैसे फिर अर्न करते हैं, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये वाला वर्जन आपको पसंद नहीं है और ओल्ड वर्जन आपको पसंद है, जिसमें इनमें से एक भी चीज़ आपके पास नहीं होती थी। अगर आपने कहा कि आप वेल एस्टेब्लिश फैमिली से थे, यानी पैसे आप निकाल भी दिए इसमें से, तो बाकी जो भी डेवलपमेंटल चीज़ें और चेंजेस आपके अंदर आई हैं, वो क्या आपको पसंद नहीं है? देखिए, मैं यही बात पहले कह रहा था कि ओल्ड सेल्फ जो आपका था पहले, वो भी अच्छा ही होगा, लेकिन अभी जो है वो मुझे पूरा यकीन है कि वो उससे भी ज़्यादा रिफाइन हो गया होगा, या अगर आप उस पर काम कर रहे होंगे तो वो उससे भी ऊपर चला जाएगा। तो उसमें घबराने की क्या बात है? और जब आप इसको इम्प्रूव करके, रिफाइन करके वापस भी चले जाएंगे, यानी कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने लाजमी ही रहना, आप इससे वापस चले जाते हैं, तो आपका जो ये नया वर्जन होगा ना, वो आपके जो लोग जो आपको पहले पुराने वर्जन में देखा होगा, वो आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। वो कहेंगे ये तो और ज़्यादा बेहतर इंसान बन गया, अगर आपने कोशिश की होगी बेहतर इंसान बनने की। तो इसमें तो कोई यार रीज़न ही नहीं है कि आप ये सोचें कि यार अब मुझे पढ़ाई में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहीं अगर यहाँ पे जैसे लैंग्वेज सीख लूँ। आप मुझे बताएं कि आप एक एडिशनल लैंग्वेज सीख जाते हैं और पहले आपको एक लैंग्वेज नहीं आती थी, तो कौन सा वर्जन आपका बेहतर होगा? आज से 4 साल पहले वाला या 4 साल बाद वाला, जिसमें आपके पास एक लैंग्वेज स्किल भी आ गई है, 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी आ गया, एक डिग्री भी आ गई है, 50-60 मुल्कों के लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी आ गया, थोड़े बहुत पैसे भी अपने वहाँ पर जमा कर लिए, अकेले रहने का एक्सपीरियंस भी आ गया, हर चीज़ को, फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने का भी आ गया। तो इसको आप इस एंगल से देखें यार, इसमें आप यानी कि नथिंग टू लूज़ है। और अगर आप आ ही गए हैं इतनी हिम्मत करके किसी दूसरे मुल्क काम करने, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरे आके मैंने डिग्रेड ही होना है, यानी कि यहाँ पे मेरा डाउनफॉल ही होना है। ठीक है, जैसे मैं पहले था वो एक मेरा प्रीमियम वर्जन था, अब मैं आगे जो भी करूँगा वो इससे नीचे ही जाऊँगा। तो जो बाहर लोग जाते हैं ना, वो मोस्टली वो इस एम के साथ जाते हैं कि या तो उन्होंने फाइनेंशियल डेवलपमेंट करनी है या पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, किसी भी चीज़ में उन्होंने ऊपर ही जाना है। यानी कि कोई ये सोच के नहीं बाहर जाता कि अभी तो मैं फुल टिप टॉप बेस्ट अपने पीक पे हूँ, अब बाहर जाता हूँ और फिर इससे फिर नीचे जाना शुरू हो जाता हूँ। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं इसको कंस्ट्रक्टिवली जो है ना वो डिकोड कर रहा हूँ मैसेज को, मैं कोई इस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो इसको इस एंगल से भी सोचें, आई एम श्योर कि दैट विल हेल्प। अच्छा, आई वुड लाइक टू हेयर मोर on the personality changes, identity crisis and management and causes for it। ये सारे हम जो अभी आपने किया कमेंट, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि पर्सनालिटी चेंजेस ऐसे ही होती हैं जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो चेंजेस आपके अंदर आती हैं, फिर आप वर्ल्ड व्यूज़ को भी क्वेश्चन करते हैं, सारे के अपने भी
उसको, और देखें ये क्रिटिकल होना किसी भी चीज़ के बारे में ये मतलब नहीं है कि आप उसको बुरा कह रहे हैं। क्रिटिकल जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं ना उसी के ऊपर आप क्रिटिकल होते हैं, ताकि फिर आप उसको और ज़्यादा रिफाइन कर सकें और ज़्यादा उसकी इस्लाह कर सकें। आइडेंटिटी क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कॉजेस। कॉजेस सर मैंने आपको वही बता दिए कि कॉज तभी होता है अगर या तो कोई आपका पर्सनल क्राइसिस चाह रहा हो, लोनर शोनर वाला केस हो, ना कोई लड़की मिली हो, पढ़ाई भी डाउन जा रही हो, लैंग्वेज भी नहीं सीखी हो, आइसोलेशन में हो, कल्चर शॉक लगा हुआ हो, होम सिकनेस हुई हुई हो, तो बस फिर ये ख्याल आते हैं। लड़की शड़की जिसको मिल गई होती है ना उसके जहनों में ये ख्याल नहीं आते। अच्छा, इफ़ अ पर्सन मूव टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर आई थिंक देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। वाह, ये तो भाई आपने प्रॉब्लम इसको कह दी है। ये प्रॉब्लम नहीं होता है, चेंज होता है। अगर आप कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर में मूव हो जाए तो मैं मानता हूँ ये आखिरी कमेंट है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ डिफरेंट होती है, और वेदर, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, खाना पीना, काम करना, घरों का स्टाइल, आर्किटेक्चर, व्हाटएवर, हर चीज़ डिफरेंट होती है, मगर प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ एक फ़र्क चीज़ होती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं उनको ये शॉक्स नहीं लगते और उनको ये प्रॉब्लम नहीं लगती। जो एकदम से छलांग लगा देते हैं ना, फिर उनको ये लगता है यार ये तो प्रॉब्लम होगी, गड़बड़ होगी, ये तो मैंने करना नहीं था। तो इसलिए पहले से तैयारी करें, और तैयारी का तरीका यही है कि मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे हैं पिछले जर्मनी में 8-9 सालों के, वो मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली न्यूट्रली शेयर करता रहता हूँ। तो इस टॉपिक में यार इतना ही था। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से तो आप ज़रूर लिखें कमेंट्स में, या इन जनरल ये आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में जो भी आपकी थॉट्स हैं वो आप ज़रूर लिखें इसके ऊपर। और अगर कोई ऐसा टॉपिक इससे रिलेटेड निकलता है तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, या इंस्टाग्राम पे जाएं, मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे डीएम करके वहाँ पे भी बता सकते हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।